Okay. Good morning, everyone. Now, till now, we have completed two chapters, right? So, this is a third chapter that is trade. तो अगर आप synopsis देखते हो पहले, so just understand what are we going to study in this chapter. तो इसमें हम ट्रेड के टाइप्स पढ़ने वाले हैं फर्स्टली, ठीक है। अब ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। सो इंटरनल ट्रेड में क्या आएगा, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, राइट। यू हैव हर्ड अबाउट दीज टू टर्म्स, इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनल में दो तरह के आते हैं, विच इज विद इन इंडिया, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एंड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आएंगे, दो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। And then we have certain distinguishes that we will see them later. ठीक है, चलो, let us start with the introduction of this chapter. Okay, हम इंट्रोडक्शन किसका पढ़ने वाले हैं, we are going to see the introductory part of the word trade. और ट्रेड का मतलब क्या होता है, फर्स्टली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। देखो, ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री. The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. Buying and selling of goods and services for money or money's worth is the fundamental feature of the trade. So trade basically होता क्या है, buying and selling of goods or services for consideration, for money's worth is the fundamental feature of trade. ठीक है, मतलब वो एक बेसिक बनता है ट्रेड का. And other is transfer of ownership of goods and services from one person to another. Okay, तो अगर आज मैं ट्रेड की बात करती हूँ, तो ट्रेड में बेसिकली होता क्या है, यू आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, ठीक है। एक दूसरी चीज क्या होती है, देखो, बाय करने से पहले ये जो सेलर है, ओके, सेलर के पास क्या होगा, गुड्स का ओनरशिप भी होगा, पोजेशन भी होगा. ये सेलर जैसे ही गुड्स को सेल करेगा, तो ये गुड्स किसके पास चले जाएंगे, बायर के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये गुड्स बायर के पास चले जाएंगे, तो ये ओनरशिप और पोजेशन जो सेलर के पास है, ये भी किसके पास चली जाएगी, फिर बायर के पास चली जाएगी, करेक्ट। सो they are talking about two things. Trade is not only selling of goods and services for money's worth, but उसके साथ साथ जो ओनरशिप और पोजेशन है, जो पहले किसके पास थी, सेलर के पास थी, अब सेल होने के बाद यही ओनरशिप और पोजेशन अब किसके पास चली गई है, बायर के पास चली गई, ठीक है। सो नाउ बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स एंड ही गेट्स द पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल होने के बाद, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है. ओके, कम टू द मीनिंग. ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसको अंडरलाइन कर लो. ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ओके, yes, we were here, right? So it means exchange of goods or services. It is a process basically. ठीक है, आगे देखो. ट्रेड refers to buying and selling of goods and services with the object of earning profit. तो ये जो सेलर है वो क्यों बेचता है गुड्स, सो दैट उसको पैसे चाहिए, सो दैट वो प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट. ट्रेड establishes a link between producer and consumer and it is carried out by the buyers and sellers. ठीक है, सो अल्टीमेटली सेल कौन करता है, सेल तो सेलर करेगा, और खरीदेगा कौन, द बायर विल परचेज, ठीक है. बट अब सेलर के पास गुड्स डायरेक्टली आता है क्या, नहीं, तो प्रोड्यूसर उसको पहले प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट, एंड देन द कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ द बायर, ठीक है. सो ये जो सेलर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आई विल से, क्या गुड्स सेलर के पास डायरेक्टली आते हैं, नहीं, पहले प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या मैन्युफैक्चर करेगा, राइट, मैन्युफैक्चर करेगा. फिर ये दो, कोई भी, सपोज मैं मैन्युफैक्चर की बात करती हूँ, मैन्युफैक्चरर, फिर मैन्युफैक्चरर किसको देगा गुड्स, होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर किसको देगा,
रिटेलर को देगा, हो सकता है रिटेलर ये सेलर ही हो, राइट? सो दीज टू पीपल आर सेम, ठीक है। फिर जाके सेलर किसको देता है? बायर को देता है, करेक्ट? सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। सेलर के पास गुड्स डायरेक्टली आएंगे क्या? द आंसर इज नो, ठीक है। तो प्रोड्यूसर पहले प्रोड्यूस करेगा या मैन्युफैक्चरर पहले मैन्युफैक्चर करेगा, फिर वो किसको बेचेगा? होलसेलर को, फिर होलसेलर के पास से रिटेलर के पास से आएगा। सो रिटेलर इज नथिंग बट द सेलर, करेक्ट? और फिर सेलर अल्टीमेटली किसको सेल करता है? ही सेल्स इट टू द बायर, ओके। ओके, नाउ यू कम टू द डायग्राम। देखो डायग्राम में टाइप्स ऑफ ट्रेड दिए हैं। तो ट्रेड दो तरह से होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिनॉप्सिस में बता दिया कि इंटरनल ट्रेड में क्या क्या आएगा? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। एंड वेराज एक्सटर्नल ट्रेड में मतलब क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल ट्रेड हमको बाद में देखना है। फर्स्ट कम टू इंटरनल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड में वील सी होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इंटरनल, ये जो इंटरनल है, ये इंटरनल ट्रेड क्या होता है? वो ट्रेड जो विद इन इंडिया में चल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड। नाउ यू कम, अगर आप नीचे देखते हो आपको इंटरनल ट्रेड का पूरा मीनिंग लिखा हुआ है। आई विल रीड। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड और सोल्ड विद इन अ कंट्री, okay, that means within India, it is referred to as internal trade, ठीक है। Example, purchasing of goods from the door salesman, local shop, exhibition, regional market, departmental store or a mall are examples of internal trade। मतलब क्या? These are taken place within a country। फिर वो शायद से डोर स्टेप पर हो, लोकल शॉप पर हो, या कोई बड़े से बड़े मॉल में हो, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड ही कहा जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखो। व्हेन द बायर एंड सेलर बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड, ठीक है। जहां पर बायर और सेलर दोनों इंडिया में ही सिचुएटेड हैं, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स और सिटीज और ऑफ द सेम कंट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरनल ट्रेड। फिर भले ही बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में क्यों ना सिचुएटेड है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों सेम कंट्री में सिचुएटेड हो, ठीक है। तो उसको भी हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। as there is a gap between production and consumption, there is a need to have a proper channel of distribution. This is very important. Usually producers are situated at one place whereas consumers are scattered over a wide area, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं अगर कहती हूँ कि ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर सिर्फ ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। पर अब ये जो गुड्स हैं, ये तो ऑल ओवर इंडिया इसकी डिमांड है, करेक्ट। तो अब प्रोड्यूसर को सिर्फ महाराष्ट्र तक ही अपना प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट करना है क्या? नहीं, ही वांट्स टू सेल इन अदर स्टेट्स एज वेल। तो वो क्या करेगा? वो एजेंट्स को अपॉइंट करेगा हर स्टेट में, और फिर वो एजेंट्स को सेल करेगा, और फिर वो एजेंट्स कंज्यूमर्स को सेल करेंगे, है ना। तो अगर ये एजेंट अपॉइंट कर लेता है हर स्टेट में, सो व्हाट इज ही डूइंग? he is appointing a proper channel of distribution in every state, है ना। कि इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ महाराष्ट्र तक ही गुड्स उसके सीमित नहीं रहेंगे, ओके, दे विल गो टू डिफरेंट स्टेट्स, ओके, सो दैट the consumers are not stopped from purchasing just because they are not from Maharashtra, ठीक है। okay, come to the next page। अब देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहले प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। फिर वो किसको सेल करते हैं? होलसेलर को। होलसेलर किसको सेल करते हैं? रिटेलर को। और रिटेलर फाइनली किसको सेल करेगा? टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखो टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ड होलसेल ट्रेड। देखो, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर किससे खरीदेगा? देखो वहां पर अगर आप ऊपर चेन देखते हो, होलसेलर परचेज इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, राइट। और ये कैसे खरीदेगा? स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में क्या? नहीं,
एकदम बल्क क्वांटिटीज में, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, he purchases in large quantities from the manufacturer or producer, ठीक है, for the purpose of resale, ठीक है। अब ये जो होलसेलर है ये भी किसको सेल करेगा, ये होलसेलर तो रिटेलर को सेल करता है, करेक्ट, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है, टू द रिटेलर्स। नाउ दिस इज कॉल्ड एज होलसेल ट्रेड। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज द होलसेलर, ये आपको ऑलरेडी पता है। होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन सेल्स इट टू द रिटेलर, तो यहाँ से ये बाय करेगा, यहाँ पर ये सेल करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। The wholesaler may perform different functions in the process of distribution. It enables the producer to reach the consumer. ये अभी हम देखने वाले हैं कि ये कौन से functions perform करता है wholesaler. First come to the definition. Okay, first वाला देखो, according to Philip Kotler, wholesaling includes all the activities which are involved in the selling goods and services to those who buy for resale or for business use. ठीक है, दूसरा देखो, a true wholesaler is himself, he is neither a manufacturer nor a retailer but acts as a link between two. इसको टिक मार्क कर लो, learn this one. होलसेलर कौन होता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर भी नहीं होता है, रिटेलर भी नहीं होता है, पर ये इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। अगर आप देखते हो इसके और इसके बीच में देयर इज होलसेलर, सो होलसेलर इज लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, करेक्ट, is the link between manufacturer and retailer, ठीक है। जो सेकेंड वाला डेफिनेशन है एवेलिन थॉमस का, उसको आप टिक मार्क कर लो, आई थिंक दैट्स इजियर टू लर्न एंड टू रिमेंबर आल्सो, ठीक है, ओके। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ होलसेलर। सिंपल देयर आर 8 फीचर्स जस्ट गिवन इन वन लाइन, ठीक है, ओके। होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि होलसेलर खरीदेगा किससे, प्रोड्यूसर से खरीदेगा या मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, ठीक है, बट इन लार्ज क्वांटिटीज। सेकंड देखो, he has to take risk in the process of distribution, है ना, तो रिस्क तो देखो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, it is not particularly for the wholesaler but it is involved in all the activities. A wholesaler deals with one or few types of goods, so not necessary that he has to deal with one type of good only, वो multiple goods के साथ भी डील कर सकता है simultaneously. Fourth point, large amount of capital is required, right? अब wholesaler बल्क में खरीदता है गुड्स, तो कैपिटल तो चाहिए आपको, करेक्ट। पॉइंट 5, अ होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, तो वो होलसेलर बल्क में तो खरीदता है पर रिटेलर को कितना बेचेगा, जितना डिमांड होता है मार्केट में, ठीक है। अगर रिटेलर उससे ज्यादा भी खरीदना चाहता है तो सेल ही कैन सेल, बट यूजुअली रिटेलर कितना खरीदेगा, जितना मार्केट में डिमांड होगा, तो अगर रिटेलर उतना खरीदेगा मतलब होलसेलर उसको उतना ही बेचेगा, ठीक है। सो ही इज बैलेंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ओके। पॉइंट 6, मैन्युफैक्चरर्स कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर, किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का मार्केट से तो कोई लेन देन नहीं, पर होलसेलर इससे खरीद रहा है, करेक्ट, होलसेलर इज बाइंग, तो होलसेलर ही इसको इंफॉर्मेशन देता है मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड अब बढ़ गई है, कौन से की घट गई है, अब कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस क्या हो गई है ना। सो मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है होलसेलर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 7th, a wholesaler sell goods to retailers as per the requirements, ये इंपॉर्टेंट है। होलसेलर अब मैन्युफैक्चरर से खरीद लेगा पर रिटेलर को कब बेचेगा, जितना जितना डिमांड होगी उस हिसाब से बेचेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, a wholesaler performs functions like assembling, warehousing, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, ये सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, तब जाके गुड्स उसके पास आएंगे, ठीक है। Chalo, I'm waiting for 2 minutes. Quickly read the definition and all these features. Okay, so these were the features of the wholesaler. Now, next अगर आप देखते हो, see, read this line. क्या लिखा है? The wholesaler provides
सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड टू द रिटेलर। किसकी बात करी है कि ये जो होलसेलर है ना यहाँ पर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ये इसको और इसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो होलसेलर प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, ठीक है। अब तो फर्स्ट टॉपिक अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा, पहले उसका पूरा लिस्ट है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि होलसेलर रिटेलर को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो द फर्स्ट अगर आप हेडिंग देखते हो, देखो सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, उसपे देखो देयर आर लिस्ट पूरी दी हुई है। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट लार्ज परचेज। मैंने आपको क्या कहा था, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीदता है, बल्क में एकदम, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, अ होलसेलर परचेसेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन सेल्स इट टू द रिटेलर बाय कलेक्टिंग ऑर्डर्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट किसका, वो सर्विसेज जो होलसेलर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। सेकंड देखो, a wholesaler has his own storage facility which he uses to fill the gap between production and consumption of goods, ठीक है। तो होलसेलर के पास, ऐसे समझ लो कि होलसेलर के पास खुद का कोई वेयर हाउस है जहां पर वो गुड्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और कब तक स्टोर करेगा, जब तक मार्केट में वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ नहीं जाती है तब तक स्टोर करेगा। जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है तो वो वहां से वेयर हाउस से गुड्स निकाल कर मार्केट में दे देता है, ठीक है। सो वो क्या कर रहा है, ही हैज द स्टोरेज फैसिलिटी व्हिच ही विल यूज, ओके। एंड व्हेन विल ही यूज, between production and consumption of goods, so where he will wait कि मार्केट में अब डिमांड होगी, then he will remove the goods from the warehouse and then he will sell it in the market, ठीक है। So this is point number 2. Come to the next point, transportation. A wholesaler uses his own transportation to deliver the goods from the place of production. तो देखो, ये जो प्रोड्यूसर है या ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये गुड्स बना के रखेगा, ठीक है। फिर होलसेलर क्या करेगा, इसके प्लेस से फाइनली मार्केट में लेके आएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, होलसेलर ही प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को, ओके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस। A wholesaler is ready to pay the amount in advance to the manufacturer, which helps the manufacturer to produce goods within short period. तो ये जो होलसेलर है, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट पे करना है मैन्युफैक्चरर को, वो पूरा का पूरा एडवांस में ही दे देता है। तो मैन्युफैक्चरर को एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है फाइनेंशियली, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन। ये तो अभी हमने पढ़ा कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पूरी मार्केट इंफॉर्मेशन दे देता है। कैसी मार्केट इंफॉर्मेशन, देखो जैसे लिखा है यहाँ पर, लाइक मार्केट कंडीशंस, डिमांड, टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। Point 5, risk bearing. A wholesaler takes the risk in the business by financing and storing large quantity of goods. Sometimes he may bear the loss. ठीक है। अब देखो, वो बल्क में गुड्स खरीदेगा, है ना। अब खरीद तो लेगा, कल को जाके अगर वो प्रोडक्ट बैन हो जाता है तो उसका तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा, राइट। या कल को जाके वो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं आती है, अगेन वापस से पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो कभी कभी देखो, इन एवरी ट्रांजैक्शन ही हैज टू बेयर द रिस्क बेयरिंग तो हर ट्रांजैक्शन में, बट कभी कभी उसको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कल को जाके अगर वो प्रोडक्ट बैन हो गया तो, गेटिंग मी, सो नाउ ही, उसने तो परचेस कर लिया होलसेलर ने, पर अभी उसको तो पूरा पूरा घाटा बेयर करना पड़ेगा, राइट। लास्ट, marketing function. A wholesaler carries various functions like warehousing, advertising, sales promotion on behalf of the manufacturer. ये important है कि जो एडवर्टीजमेंट, जो सेल्स प्रमोशन मैन्युफैक्चरर को करनी चाहिए, वो होलसेलर करता है उसके बिहाफ पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ सर्विस which the wholesaler provides to the manufacturer, okay. तो अभी हमने क्या पढ़ा, now we have read those services which the wholesaler provides to the manufacturer, ठीक है। अब टाइप बी सर्विसेज आते हैं। टाइप बी सर्विसेज का ये देखो हेडिंग,
सर्विसेज टू द रिटेलर्स। अब सर्विस किसको प्रोवाइड की जा रही है? रिटेलर को प्रोवाइड की जा रही है, करेक्ट। पर ये प्रोवाइड कर कौन रहा है? होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट देखो, स्टॉक ऑफ गुड्स। अ होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स कैन गेट द गुड्स इजीली, है ना। तो अब देखो, अब वेयर हाउस, ये जो होलसेलर है, सॉरी द होलसेलर, ये तो बल्क में परचेस करता है, करेक्ट। पर रिटेलर को वो कितना बेचेगा? जितनी रिटेलर को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब रिटेलर को इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी बहुत रिक्वायरमेंट हो जाती है ना। तो वो होलसेलर को डायरेक्टली सुबह को गुड्स का ऑर्डर दे देगा और शाम तक इसके पास गुड्स आ भी जाएंगे, ठीक है। आ कैसे जाएंगे? क्योंकि होलसेलर तो बल्क में खरीदेगा गुड्स, तो देन ही कैन सेल द गुड्स टू द रिटेलर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। तो रिटेलर को बड़ी आसानी से गुड्स मिल जाते हैं। जैसे ही रिटेलर ऑर्डर प्लेस करेगा, होलसेलर उसको सेल कर देगा गुड्स, ठीक है। क्योंकि होलसेलर के पास हमेशा गुड्स पड़े ही होते हैं। क्यों पड़े होते हैं? क्योंकि वो बल्क में ही खरीदता है गुड्स, ठीक है। पॉइंट 2 देखो, रेगुलर सप्लाई। A wholesaler assures regular supply of goods to the retailer. Therefore, retailers are free from storing goods. मतलब क्या? retailers को खुद को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। Not necessary that retailers have warehouses. क्यों स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि वो एज एंड व्हेन खरीद सकते हैं होलसेलर के पास, क्योंकि होलसेलर ने तो स्टोर करके रखा है। तो अब वापस से रिटेलर को भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग। ये तो हर ट्रांजैक्शन में होता है, राइट। A wholesaler bears the risk of the price, market fluctuation, large stock of goods. Therefore, retailers are free from risk. ये इंपॉर्टेंट है। होलसेलर खुद ही इतना रिस्क बेयर करता है कि वापस से रिटेलर को कोई रिस्क बेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे जो रिस्क है ना, प्राइस फ्लक्चुएशंस, मार्केट फ्लक्चुएशंस, गुड्स का, ये सारे किसको बेयर करने पड़ते हैं? होलसेलर को, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। A wholesaler provides a financial support by way of credit facility, discount, etc. Such support increases the effect of working capital. तो ये जो होलसेलर है, ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है रिटेलर को। जैसे क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, डिस्काउंट हो गया। मतलब क्या? ये रिटेलर को क्या बोलेगा? तू आज खरीद ले, देन इफ यू वांट यू कैन पे मी आफ्टर 2 मंथ्स। तो यहाँ पर उसने क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की, राइट। या डिस्काउंट दे देगा, राइट। तो यहाँ पर रिटेलर को कुछ तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, राइट। इसलिए ये सब हेडिंग क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सपोर्ट मिल किसको रहा है? ये रिटेलर को मिल रहा है। और ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट इंफॉर्मेशन। अ होलसेलर प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशंस. The information is regarding new products, schemes, etc. Sometimes wholesaler can guide retailer about when to buy, how to buy, etc. है ना। तो होलसेलर ही रिटेलर को बताता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और उसको ये जो लास्ट लाइन लिखा ना, ये इंपॉर्टेंट है कि द होलसेलर टेल्स द रिटेलर व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, ठीक है। क्योंकि होलसेलर को डिमांड कब बढ़ने वाली है, कब घटने वाली है, ऑलरेडी पता चल जाता है। तो वो रिटेलर को भी इंफॉर्मेशन दे देता है। उस हिसाब से वो उसको बोलता है कि तू आज खरीद ले, या अब खरीद ले, अब मत खरीदना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेल्स प्रमोशन. अ होलसेलर डज एडवर्टाइजमेंट एंड आल्सो प्रमोट्स गुड्स व्हिच कैन हेल्प द रिटेलर टू इंक्रीज द सेल्स, ठीक है। तो होलसेलर ही यहाँ पर सेल्स को प्रमोट करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, मार्केटिंग करता है, ठीक है। ये किसके बिहाफ पर करता है? रिटेलर के बिहाफ पर करता है, ठीक है। सो दैट रिटेलर को भी प्रॉफिट हो। सो सेल्स प्रमोशन जो रिटेलर को करनी चाहिए, वो एट टाइम्स होलसेलर ही कर देता है उसके बिहाफ पर, टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द रिटेलर, ठीक है। चलो, अगेन आई विल वेट फॉर 2 minutes and I want you all to quickly read these points. Okay, so till now we have seen wholesale rate, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? We have studied that in wholesale trade, the wholesaler provides certain services to the manufacturer and he provides certain services to the retailer, ठीक है। तो हमने ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं and we have seen in total what is wholesale trade, ठीक है। अब सिमिलरली हमको रिटेल ट्रेड भी पढ़ना है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेड में हम क्या पढ़ेंगे कि जो रिटेलर है, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर को
और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। ठीक है, तो अब वापस रिटेलर के बारे में भी हमको दो टाइप के सर्विसेज पढ़ने हैं। एक वो सर्विसेज जो वो होलसेलर को प्रोवाइड करता है, और एक वो सर्विसेज जो वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द लिंक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, फर्स्ट आई विल रीड व्हाट इज रिटेल ट्रेड। When goods are sold relatively in small quantities to the consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade। ठीक है, तो जो रिटेलर होलसेलर को गुड्स फाइनली बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड कहते हैं। एंड ऑल्सो इन स्मॉल क्वांटिटीज the person who's engaged in retail trade is called as the retailer. In market there is existence of some sellers who are doing business at local level. Such sellers are providing goods directly to the consumers at reasonable prices। ठीक है, तो रिटेलर का अल्टीमेट जॉब क्या है कि वो कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करता है at reasonable prices in the market। ठीक है, come to the definition। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या दिया हुआ है, रिटेल इज अ सेल of goods to public in relatively small quantities for use or consumption rather than for resale। मतलब क्या, अब देखो इसका मतलब समझ लो, ये जो रिटेलर है ये गुड्स किसको सेल करता है, कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर भी फर्दर सेल करता है कि किसको, द आंसर इज नो। ठीक है, तो ये जो रिटेल ट्रेड है ना, ये फाइनल ट्रेड है, ये फाइनल ट्रांजैक्शन है, जो कंज्यूमर या तो खुद यूज करेगा और या तो कंज्यूम करेगा, वट एवर इट इज। ये कंज्यूमर फर्दर सेल करता है क्या किसी को, द आंसर इज नो, ही डज नॉट फर्दर सेल इट। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या लिखा है, अदर देन रीसेल, अदर देन फॉर रीसेल। मतलब क्या, एक बार गुड्स कंज्यूमर्स को मिल जाते हैं, फिर कंज्यूमर्स आगे चलकर किसी को बेचते नहीं है, वो खुद के पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिटेल ट्रेड। कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पेज, फीचर्स। अच्छा, अब पहले हमने वहां पर क्या पढ़ा था, हमने होलसेलर के फीचर्स पढ़े थे, राइट। तो अब यहाँ पर आपको रिटेलर के फीचर्स दिए हुए हैं। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर आपको वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया है तो अब आपको समझेगा कि जो रिटेलर है ये किसका लिंक बनता है, ये होलसेलर का और कंज्यूमर का लिंक बनता है। ठीक है, okay, so he acts as a link between the wholesaler and the consumer who operates in the local markets. He deals in wide variety of goods by investing capital. He establishes good relations with the consumers. He undertakes less risk than wholesaler। ये important है, इसको highlight कर लो, ये fill in the blank के लिए भी आ सकता है, that he undertakes less risk than wholesaler। ठीक है, he tries to satisfy demands of different consumers but does not hold large quantity of goods। अच्छा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स किसके पास होते हैं, होलसेलर के पास होते हैं। ठीक है, रिटेलर के पास स्टॉक नहीं पड़ा होता है, वो गुड्स को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, okay, now let us see the features। first one, retailer is the link between wholesaler and consumer। we have already seen, ये first line ही लिखा था। he operates in the local markets, correct। he deals in wide variety of goods, एक ही goods से deal करेगा क्या, नहीं, he deals with wide variety of goods। ठीक है, investment requirement is limited। अच्छा, अगर मैं होलसेलर की बात करूं तो होलसेलर को बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, पर रिटेलर को ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लास्ट, लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखो अगर रिटेलर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है तो उसका फिर प्रॉफिट भी ऑब्वियसली कम होगा एज कंपेयर टू होलसेलर, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट कम तो प्रॉफिट कम। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम तो वो रिस्क भी बहुत ज्यादा उठा रहा है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा भी क्या है, लेस रिस्क। तो तीनों चीजें कम कम है, कैपिटल भी कम, रिस्क भी कम, प्रॉफिट भी कम एज कंपेयर टू होलसेलर। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये लिंक कर करके चीजें पढ़ो तो और आसान होंगी। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू सी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर फर्स्ट टू द होलसेलर, और यहाँ पर क्या आता है, सर्विसेज टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो पहले हम वो सर्विसेज देखने वाले हैं जो रिटेलर प्रोवाइड करता है किसको, होलसेलर को। ठीक है, उसके बाद हम वो सर्विसेज देखेंगे जो रिटेलर प्रोवाइड करता है किसको, कंज्यूमर को। ठीक है,
सो फर्स्ट कम टू द फर्स्ट सर्विसेज, क्या लिखा है, सर्विसेज टू द होलसेलर। ये सर्विसेज मिल किसको रही हैं, होलसेलर को मिल रही हैं, पर ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर। ठीक है, फर्स्ट देखो कनेक्टिंग लिंक, करेक्ट। तो नाउ द रिटेलर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन whom, बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। देखो लिखा हुआ है लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, retailer helps to quickly distribute goods. It becomes very important in case of perishable goods like dairy products, fruits, vegetables, pulses, etc. है ना। तो अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स पहुंचा कौन रहा है, रिटेलर पहुंचा रहा है। और ये गुड्स बनाए किसने, ठीक है, बनाए तो चलो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ने, पर रिटेलर के पास ये गुड्स आए किससे, होलसेलर से आए। ठीक है, नेक्स्ट मार्केटिंग, इफ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन देन रिटेलर कंडक्ट्स देम। ठीक है, तो कल को जाके अगर इसके पास पैसे नहीं है होलसेलर के पास, तो रिटेलर करवाता है मार्केटिंग। Sometimes he handles transportation on his own. Sometimes he tries to solve problems of shortage and advertise them for better sell. ठीक है, easy simple language दिया है, ज्यादा explanation की भी जरूरत नहीं है। Point 4, provides information. The retailer provides information about changing demands, preferences, likes, dislikes of consumers to the wholesaler. अब देखो दोनों जगह पॉइंट सेम लिखा है, वहां पर हमने क्या पढ़ा कि होलसेलर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिटेलर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। तो डिपेंड करता है जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, तो आप ये पॉइंट दोनों इसमें लिख सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अट्रैक्ट्स कंज्यूमर्स, द रिटेलर अट्रैक्ट्स कंज्यूमर्स बाय एडवर्टीजमेंट, दिस एक्टिविटी हेल्प्स द होलसेलर टू सेल। तो कंज्यूमर्स जितना रिटेलर से खरीदेंगे, रिटेलर भी उतना खरीदेगा होलसेलर से। ठीक है, सो if there is more demand in the market, so the consumer will purchase more from the retailer, which will enable the retailer to buy more from the wholesaler, correct। तो indirectly wholesaler का भी तो benefit हो रहा है, right। and the last one is it creates demand through personal salesmanship. Retailer attracts consumers attention towards new goods. To create demand for new goods, the retailer puts new goods for window display, है ना, so that at least consumers को पता चले कि ये goods प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं और मार्केट में कहाँ बिकते हैं, रिटेलर के पास मिल जाएंगे ये गुड्स, है ना। तो कहीं ना कहीं रिटेलर ये कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज कैरी आउट करता है कि कंज्यूमर्स खुद से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के पास। ठीक है, okay, now before we read the services to the consumers, quickly go through all these points, फीचर्स भी पढ़ लो साथ साथ में। okay, now come to the point B, services to the consumers। ठीक है, अब सर्विसेज मिल किसको रही हैं, आपको ये सोचना है हर बार पढ़ के, ये सर्विसेज मिल किसको रहे हैं, कंज्यूमर्स को मिल रहे हैं, और प्रोवाइड कौन कर रहा है, रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देखो रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब क्या, मुझे अब जैसे गुड्स चाहिए नीड होगी, मैं रिटेलर के पास जाके खरीद लूंगी, राइट। सो द रिटेलर स्टोर्स सफिशिएंट गुड्स as per the requirements of consumers. Goods are available to the consumers as and when they are in need, है ना। तो आज today if I need milk, I will go to the local shop and I will purchase, है ना। तो मुझे जब कोई चीज चाहिए, I will quickly go and get the things from the retailer। ठीक है, तो सब रेगुलर सप्लाई है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट लोकल कन्वीनियंस, है ना। रिटेलर्स आर नॉर्मली सिचुएटेड इन न्यू रेसिडेंशियल एरियाज, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि देखो यहाँ पर सोसाइटी बनने वाली है, मतलब लोग आने वाले हैं, लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, फैमिलीज आर गोइंग टू स्टे, सो इट इज अ गुड थिंग इफ अ लोकल स्टोर इज ओपनड ओवर देयर। ठीक है, तो कन्वीनियंस हो जाती है चीजें। दिस ऑफर्स लोकल कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स एज दे कैन परचेज गुड्स एज पर देयर टाइमिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट होम डिलीवरी, होम डिलीवरी भी करवाते हैं रिटेलर्स, राइट। Many retailers provide home delivery of goods to the consumers at free cost or nominal cost. This improves relations between consumers and retailers, है ना। तो अभी हमको पता चल जाता है कि हमको बस जाने की जरूरत भी नहीं है, हम लिस्ट उनको कॉल करके बता देते हैं और फिर वो हमको डोर स्टेप पर गुड्स देके जाते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ गुड्स, एक ही गुड्स रहेंगे क्या, एक ही टाइप के नहीं, शॉप पर बहुत सारी वैरायटी रहती है, so that we can choose from the variety of goods which we want। ठीक है,
Many retailers give different variety of goods. This offers the consumers for proper selection of the required commodity of their choice. तो देखो अगर वैरायटी मिलेगी तो आपको एक चॉइस करने का भी चांस मिलेगा, करेक्ट. नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज. द रिटेलर गिव्स क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रेगुलर कंज्यूमर. है ना, हम कहते हैं ना कि मेरे खाते में लिख देना, राइट, या उसमें लिख देना मंथली बिल में, फिर एक साथ ही पे किया जाएगा. तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है रिटेलर्स, which helps the consumers to purchase goods as and when they are in need. ठीक है. In it helps many consumers who are in short of money. Credit facility by the retailer creates large consumer base for the business. तो अगर ये facilities वो provide करते हैं after sale services to the consumers for products such as laptops, mobile. देखो ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसमें ईएमआई के ऑप्शंस भी हैं, करेक्ट. Such services create confidence in the minds of consumers for further purchase. तो आप जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे डेमो हो गया, घर पे जाके डेमो देना, जैसे अगर आज मैंने ओवन खरीदा है या वॉशिंग मशीन खरीदी है, सो अ रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू माय रेसिडेंशियल एड्रेस एंड ही गिव्स अ डेमो, राइट. तो इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज में. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन. A retailer provides information about goods, qualities, as well as variety, new products to whom? To the consumers to build a good image in the mind of consumer. अच्छा, अब देखो इसके अलावा ना, अगर आप कोई भी आज पैकेट खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट का पैकेट, तो उसके पीछे ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कितने प्राइस का है, इसका प्रोड्यूसर कहाँ पर है, इसका इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, राइट, या इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, फिर हाँ यही कंपनी के और कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो वहां पर लिखा होता है दैट ट्राई आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, है ना. तो ये सारी भी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेलर प्रोवाइड करता है. किसको? कंज्यूमर को. ठीक है. सो चलो रीड दीज पॉइंट्स एंड देन वील रीड टाइप्स ऑफ रिटेलर. में हम सिर्फ ये वाले टाइप्स आज देखने वाले हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स. ठीक है, पहले आप क्विकली ये पढ़ लो. ओके, कम टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स. इसमें देखो फर्स्ट वाले, itinerant retailers are those retailers who do not have a fixed place. ठीक है, who do not have a fixed place और fixed shop for their business. जिनका कोई परमानेंट शॉप नहीं है, कोई परमानेंट लोकेशन नहीं है. ठीक है, ये उसको कहते हैं itinerant retailers. अब उसमें भी टाइप्स हैं. हॉकर्स, करेक्ट, जो हॉकर्स लेके आते हैं fruits, vegetables, right, and they keep on moving from one place to another, right. I'll read. Hawkers are one of the oldest type of retailers. They move from one place to another, carrying goods in a handcart, moving from the city or place anywhere when they can sell easily. They require a limited capital. They move on the street by shouting loudly or announcing the names and prices of goods. They deal in seasonal vegetables, fruits, some other items like household cheap articles, bangles, clips, etc. ठीक है, ये तो हमको सभी को पता है. हॉकर्स कौन होता है? पेडलर्स. पेडलर्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स. दे आर दोज हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड in the baskets or containers. They deal in low quality goods of day to day use on cash basis such as vegetables, fruits, fish, utensils, soaps, etc. ठीक है, यहाँ पर important क्या है? They carry goods on their head in basket or in containers. ठीक है, और हॉकर्स कौन होते हैं? जो वो हैंड कार्ट में लेके आते हैं एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रीट ट्रेडर्स. These retailers do their business on footpath of busy street of cities and towns. They prefer crowded places like marketplace, bus stop, railway, school, college, etc. They set up temporary stall on the roadside. They sell items like handbags, ready-made garments, toys, electronic goods, etc. Their price of goods are reasonable. They do not change their place of business frequently. पर उनका वो परमानेंट जगह नहीं होती है ना. वो बस क्या करते हैं, दे
एक बेडशीट बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर अपने गुड्स रख देते हैं, ठीक है। सो दीज आर स्ट्रीट ट्रेडर्स। नेक्स्ट देखो, cheap jacks. Cheap jacks have independent shops having temporary setup. They keep changing places of their business depending upon the response they get from the consumers. ये important है। Cheap jacks have a fixed shop for a particular period. Fixed shop तो है पर particular period के लिए ही है और change हो सकती है depending upon the response. They deal in variety of goods like cutlery, crockery, socks, shampoos, etc. The quality of the goods is inferior. इसको underline करो। कोई हाई क्वालिटी के गुड्स नहीं होती हैं, दे आर नॉट सुपीरियर, दे आर इंफीरियर ओनली, ठीक है। कौन है ये? चीप जैक्स। एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स ओपन देयर शॉप ऑन मार्केट डेज, like on different places on fixed days. Usually many village towns have some day, है ना। कभी कभी वेडनेसडे होता है मार्केट डे इन स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स, है ना। तो ये सिर्फ उस दिन मार्केट में आके अपने गुड्स बेचते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डे पर फोकस किया गया है। सो ऑन सम डे ऑफ द वीक नोन एज मार्केट डे, ठीक है। ऑन दैट डे वेरियस रिटेलर्स कम एंड सेट देयर टेम्पररी शॉप्स. They deal in various goods like vegetables, fruit, pulses, toys, spices, garments, utensils, etc. It is also called as weekly market, है ना। तो कोई एक वीक का सपोज कोई दिन, सपोज वेनेसडे, तो ये लोग सिर्फ वेनेसडे को आके मार्केट में दे विल प्लेस देयर गुड्स एंड देन दे विल सेल। उसको क्या कहते हैं? मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है। जो मार्केट डे पर ही आएंगे, फिक्स डे पर आएंगे, ठीक है, वीक डे पर आएंगे, जो भी अपॉइंट किया गया है मार्केट डे, सपोज वेनेसडे, सिर्फ उसी दिन पर आके ये गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। कौन से वाले? इटिनरेंट रिटेलर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी फिक्स्ड शॉप के रिटेलर्स, ठीक है।